Assalamu alaikum everyone. So today we are live with another tech start. We are live with another session. We have Akib Mukhtar, final year student of software engineering at NED. Today he will be giving his session on the importance of open source contribution. So without any delay, it's over to you, Akib bhai. Start. Assalamualaikum to all. So as you know that my topic is related to open source contribution. So some of you might know and who don't उनको मैं बता देता हूँ मैं फाइनल ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मैंने प्रीवियसली सीमेंस के साथ काम किया है उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट पर। इसके अलावा मैंने एक इंटर्नशिप की है नेशनल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी में विच इज़ रिलेटेड टू डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। और इस वक्त मैं जो हूँ अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ एंड दैट इज़ कॉल्ड OBE एज अ सर्विस। जो भी NED के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता हो कि ये OBE क्या चीज़ है। तो इसकी बेसिकली एक माइक्रो सर्विस डिज़ाइन करना है। सो अपने मेन टॉपिक की तरफ मैं कंटिन्यू करता हूँ कि ओपन सोर्स की तरफ। सो बेसिकली जो मेरी डिस्कशन होगी वो डिपेंड करेगी 5 फैक्टर्स पर। तो ये 5 फैक्टर्स जो है मेरी डिस्कशन का एक कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर देंगे। तो कॉन्टेक्स्ट क्या, व्हेन टू ओपन सोर्स और वेयर टू ओपन सोर्स। सो बेसिकली जब इन 5 क्वेश्चंस के हमें आंसर मिल जाएंगे तो हम डिसाइड कर लेंगे कि ओपन सोर्स से हमें क्या आउट स्टार्ट करना है। ओपन सोर्स व्हाट के क्वेश्चन से कि व्हाट इज ओपन सोर्स। सो बेसिकली जो पॉइंटर्स हैं इनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता चला जाता हूँ। सो फर्स्ट है कि मेक योर कोड, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट, वर्क ओपन फॉर ऑल वर्ल्ड। सो ओपन सोर्स जो है ये हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हम कोई चीज़ ओपन कर रहे हैं। सो ओपन जो है ये एक पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए कोई भी चीज़ आपने अपने ओपन कर दी। मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो होता है हमारा कोई प्रोग्राम होता है, हमारी प्रोग्रामिंग होती है, कोई प्रोजेक्ट होता है हमारा, या हमारा कोई कोड स्निपेट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। बट ये जस्ट प्रोग्राम तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फॉर इंस्टेंस कोई अगर डॉक्यूमेंटेशन करता है और वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी दुनिया के लिए ओपन हो जाती है तो वो भी ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन में काउंट होगा। सिमिलरली अगर किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन में कोई मिस्टेक है, आप उसको फिक्स कर देते हैं तो वो भी एक आपका ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा आप अगर कहीं क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और वो भी ओपन है, यानी कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कुछ कन्वर्सेशंस तो ऐसी होती हैं जो प्राइवेट होती हैं, लेकिन जो ओपन है और उससे आपके अलावा और कोई फ़ायदा उठा रहे हैं तो वो भी ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है। ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन में और क्या होता है कि मे अलाउ अदर्स टू रीड और मॉडिफाई और वर्क। अब देखें, होता ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ रीड में यूज़ कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बोलूँ कि पाइथन ओपन सोर्स है, तो हम लोग पाइथन एज इज जैसे हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, हमें मिल जाती है, हम उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे सी लैंग्वेज है वो ओपन सोर्स है, तो हम उसको एज इज यूज़ कर रहे होते हैं। मॉडिफाई में ये होता है कि हम उसमें कोई वैल्यू ऐड करते हैं, उसकी कोई प्रीवियस मिस्टेक को फिक्स कर देते हैं, हम उसमें कोई इम्प्रूवमेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मॉडिफिकेशन ये होती है। या मॉडिफाई ये भी होता है कि हम जो है उसके स्कोप को एक्सपेंड करते हैं। फॉर इंस्टेंस जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट का स्कोप जो है वो जस्ट लिमिटेड था ब्राउजर्स तक, हमारे पास ब्राउजर्स में रन होती थी। मगर अब अगर देखा जाए तो जावा स्क्रिप्ट का जो स्कोप है वो एक्सपेंड हो चुका है एम्बेडेड सिस्टम्स तक। अब जावा स्क्रिप्ट जो है वो आपके सर्वर पर भी यूज़ हो रही है, वो आपके एम्बेडेड सिस्टम्स में भी यूज़ हो रही है, और वो आपके ऑलमोस्ट अब कोई ऐसा डोमेन नहीं है जिसमें नहीं हो। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जावास्क्रिप्ट पर अब काम हो रहा है। सो ये होता है कि मॉडिफाई करके हमने उसके स्कोप को एक्सपेंड भी कर दिया। ओपन सोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी लाइसेंसिंग। जैसे पॉइंट नंबर 3 लाइसेंसिंग से रिलेटेड है। सो वो लाइसेंसिंग ये डिफाइन करती है कि हम कोई भी काम जो कर रहे हैं ओपन सोर्स में वो किस स्कोप तक हो सकता है।
फॉर इंस्टेंस मैं लाइसेंस यूज करता हूँ MIT लाइसेंस। ऑब्वियसली मैं इसकी डिटेल्स में जा रहा, लाइसेंसिंग की ये एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, बट फॉर इंस्टेंस मैं यूज कर रहा हूँ MIT लाइसेंस। तो MIT लाइसेंस से ये होगा कि मैं जो भी काम अपना कर रहा हूँ वो किसी भी डोमेन से रिलेटेड हो, उसको कोई भी एज इज यूज कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, और जो है उसको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली उसको वो यूज कर सकता है। इसी तरह बहुत से लाइसेंसिंग ऐसी होती हैं जो हम बोलते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा काम, हम उसका कुछ अर्न करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा लाइसेंस यूज कर रहे हैं। मोस्टली जो गिटहब पर हम लोग काम डाल रहे होते हैं और वो ओपन होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम MIT लाइसेंस को फॉलो कर रहे होते हैं, जिसमें हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते कि कौन सा यूजर कितना इस काम को यूज कर सकता है। जो फोर्थ पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजोरिटी जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वो ओपन सोर्स पर ही रन हो रही है। फॉर इंस्टेंस एक एक्सपर्ट ने बताया था कि आज के दौर में 90% ऑफ दी हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो ओपन सोर्स पर रन हो रही है। ओपन सोर्स का जो अगेंस्ट है वो है क्लोज्ड सोर्स। सो क्लोज सोर्स में हमें ये सारी फैसिलिटीज नहीं होती, ना हमें फ्री काम मिलता, ना हमें सोर्स कोड मिल रहा होता, हमें जस्ट फंक्शनैलिटीज मिल रही होती हैं। और सच पूछें तो सॉफ्टवेयर की फील्ड की इतनी ग्रो होने की वजह एक ये बहुत बड़ा मेन रीज़न है ओपन सोर्स। अगर ये ना होता तो शायद आज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतनी जो है वो एक्सपेंडेड ना होती, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड का हम एक स्कोप देख रहे हैं कि वो दूसरी फील्ड्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, तो शायद इस वक्त ये हमें ना देखने को मिलता कि अगर ये ओपन सोर्स का फीचर हमारे पास नहीं होता। और ये वो फीचर है कि जिसपे इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। वो किस फॉर्म में वो मैं आगे स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा। यहाँ मैंने एग्जांपल्स दी हैं ओपन सोर्स वर्सेस क्लोज सोर्स की, लिनक्स वर्सेस विंडोज। अब लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स है और विंडोज क्लोज सोर्स है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल ऐसी है कि लिनक्स हम अगर इंस्टॉल करते हैं हमें कोई उसका लाइसेंस नहीं चाहिए होता। लाइसेंस तो ऑब्वियसली होता है, हमें उसका कोई कोड नहीं चाहिए होता जिससे हम एक्टिवेशन करें। और विंडोज अगर हम प्रॉपर वे में करें तो हमें हमें उसकी एक्टिवेशन की चाहिए होती है, अगर हम उसको पायरेटेड वर्जन में नहीं यूज कर रहे। इसकी मैं एक लाइव एग्जांपल दिखा भी देता हूँ। मैं अपने ब्राउजर पर जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ फॉर इंस्टेंस लिनक्स सोर्स कोड, तो ये देख सकते हैं कि गिटहब पर जो है लिनक्स का पूरा सोर्स कोड हमारे पास अवेलेबल है। और ऑब्वियसली वो लिनक्स का ही दिया हुआ है, जो बेसिकली लिनक्स के क्रिएटर हैं उनका। मगर अगर हम इस तरह ये पूरा सोर्स कोड अवेलेबल है इसका। अब ऑब्वियसली इसको बिल्ड कैसे करना है, इसको चलाना कैसे, वो एक अलग डिस्कशन है, बट सोर्स कोड हमारे पास अवेलेबल है और इस सोर्स कोड पे हमें कुछ पे भी नहीं करना पड़ रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दूं कि विंडोज सोर्स कोड, तो अगर मेरी स्क्रीन क्लियरली नजर आ रही है तो इसमें कोई ऐसी जगह नहीं है, मतलब लिंक नहीं है जिसमें विंडोज का कोई मिल रहा हो सोर्स कोड। ये एक है गिटहब का, ये MS DOS का है, और MS DOS अब बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है कि यूज नहीं होता। विंडोज XP कुछ जगहों पे नजर आ रहे जो इलीगली एक्सपोज कर दिया गया, वरना ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वो रिलीज नहीं किया। ओपन सोर्स विजुअल स्टूडियो कोड है, इसको भी अगर आप गूगल पे लिख के देंगे विजुअल स्टूडियो कोड सोर्स कोड, तो ये भी गिटहब पे अवेलेबल है, मैंने खुद चेक किया था। जबकि विजुअल स्टूडियो जो है इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, कुछ जो हम पब्लिकली यूज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस इसका जो कम्युनिटी वर्जन होता है उसमें हमें जो है वो परमिशन होती है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको यूज कर सकते हैं। बट अगर मैं एग्जाम्पल दूं रियल, तो उस वक्त वो C# का कोड भी विजुअल स्टूडियो कोड पर कर रहे थे, विजुअल स्टूडियो यूज नहीं कर रहे थे। हालांकि ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि C# के लिए बेस्ट IDE विजुअल स्टूडियो है। वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो एज अ कंपनी रन हो रही है, सीमेंस एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रन हो रही है, सो वो उनके लिए फ्री नहीं है। वो विजुअल स्टूडियो का कम्युनिटी वर्जन हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, पर्सनल लेवल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। और ये सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं हमारी लाइसेंसिंग में।
सो ये व्हाट का कॉन्टेक्स्ट है ओपन सोर्स का। अगर कोई कंफ्यूजन है तो लाइव आप क्वेश्चन कर लें, ताकि मैं उसके ऑन द स्पॉट जो है वो आंसर करने की कोशिश कर सकूं। अच्छा, तो इसमें नेक्स्ट जो हमारा स्कोप है वो वाई पर डिफाइन हो रहा है कि सही है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम कर देंगे, हम उस पर अर्न भी कर लेंगे और हम अपना काम दुनिया के सामने ओपन कर देंगे। मगर क्वेश्चन ये, हम ये सारा काम कर क्यों रहे हैं, आखिर हमें इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो जो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है वो पॉइंट नंबर 1 है कि हमारी पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी होती है। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है या कोई भी एक डेवलपर है, कोई भी एक इंजीनियर है, वो काम करता है बहुत अच्छा, उसका काम मैं कहूँ कि बेस्ट है, पूरी दुनिया में ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब तक दुनिया को उसके काम के बारे में पता ही नहीं होगा कि ये कोई बंदा एग्जिस्ट भी करता है दुनिया में, वो तो उनको तो पता ही नहीं है ना। सो ओपन सोर्स का सबसे बेहतरीन फायदा ये है कि हम अपना काम जब एक्सपोज करते हैं ना, तो उस एक्सपोजर के नतीजे में हमें ये पता चलता है, कोई अपने काम को अपलोड ही नहीं करता और ओपन ही नहीं करता, तो दुनिया को तो पता ही नहीं चलेगा कि वो कोई इंसान ऐसा है जो एग्जिस्ट भी करता है। सो पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ओपन सोर्स का। और ये जस्ट इंडिविजुअल लेवल तक नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक भी है। वो सॉफ्टवेयर और वो प्रोग्राम्स, वो प्रोजेक्ट्स जो ओपन सोर्स होते हैं, मार्केट को बड़ी जल्दी कैप्चर करते हैं एज कम्पेयर टू दोज जो क्लोज सोर्स होते हैं। वही बात है, जैसे मैंने पहले बताया कि 90% हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री चली ओपन सोर्स पर रही है। इवन माइक्रोसॉफ्ट भी जो है वो अब ओपन सोर्स की तरफ आ रहा है। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ट्रेंड देखें ना, तो पता माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज कभी भी विंडोज एक्सपी आई, वीस्टा और 8 आई, अब 10 आ गई। 10 में हमें ये चीज मिलती है कि माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज ने अपना कुछ पार्ट ओपन सोर्स करना शुरू कर दिया। वो WSL की फॉर्म में कैपेबिलिटी देती। तो सोचने वाली बात यह कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो फ्रॉम डेकेड एक क्लोज सोर्स चलती भी आ रही थी और वो बिजनेस भी कर रही थी, क्या जरूरत पड़ रही कि माइक्रोसॉफ्ट को भी ओपन सोर्स की तरफ जाना पड़ा। इवन एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहेंगे, माइक्रोसॉफ्ट अपने क्लाउड सिस्टम लगाती है, तो माइक्रोसॉफ्ट का एजर बहुत फेमस क्लाउड सिस्टम है, वो भी लिनक्स पर चल रहा है, यानी वो भी ओपन सोर्स पर चल रहा है, उस पे विंडोज नहीं चल रही। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी जो पब्लिसिटी क्लैरिटी है। दूसरा फैक्टर ये है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम। अब देखिए, अगर इंडिविजुअल लेवल पर या स्टूडेंट लेवल पर बात करूं, क्या है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया और उसको बना के मैंने रखा अपने पास, मैं कभी भी दूसरों को ले नहीं सकता। मेरे पास बनाया, मैंने मेरे कंप्यूटर में पढ़ा, बस कोई हम पढ़ा, या अगर वो कहीं यूज एक्सक्यूज हुआ तो कोई मी आकिब भाई, ये ओपिनियन नहीं दे सकता कि क्या मैं बग्स को फिक्स कर सकता हूँ आपकी या जो कैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन है गेस वो स्लो है, तो उसकी वजह से आवाज इम्प्रूवमेंट डिस्कनेक्ट हो रही है। करूँ। जी, हेलो। अब आपकी ये आवाज सही आ रही है, पहले जो है नेट कनेक्शन इशू होगा कोई। सही है, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि पॉइंट नंबर 2 जो है वो है कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर पीपल। सो हम कोई चीज़ बनाते हैं और उसको अपने पास ही रखते हैं, तो वो हमारे पास हो सकता है बहुत अच्छी बनी हुई हो, लेकिन हम उस पर कभी भी दूसरों का ओपिनियन नहीं ले सकते। सही है, सिमिलरली ये इंडिविजुअल लेवल पर भी नहीं है, ये प्रोडक्शन लेवल पर भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। लाइक अब कोई किसी कंपनी ने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना दिया और वो उसको जाके जी बेच रहे हैं, वो अर्न तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उस सॉफ्टवेयर में कोई ऐसे बग्स हों या कोई ऐसी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज भी हो सकती हैं जो जिससे आगे उनके वेंडर को बहुत ज़्यादा बिजनेस लॉस हो सके। तो जब तक चीज़ ओपन नहीं की जाती, तो जस्ट वो उस टीम तक या उस इंडिविजुअल तक रिस्ट्रिक्टेड रहती है जिसने वो बनाई होती है।
हम बाहर की दुनिया से लोगों के ओपिनियन नहीं ले सकते। इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल हमें नासा में देखने को मिलती है। नासा का जो साइबर सिक्योरिटी का था प्रोग्राम, या उनका ये समझने जो एल्गोरिथम्स थे, वो क्लोज सोर्स चल रहे थे। लेकिन नासा की कुछ टाइम पहले रिपोर्ट आई कि उन्होंने वो भी ओपन सोर्स कर दिए। यानी अब नासा ऐसी कंपनी है जिसका हम सोच सकते हैं कि वो कितना ज्यादा सिक्योरिटी का हाई रिस्क होगा उनके पास, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको ओपन किया ताकि पूरी दुनिया से उनको उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन मिल सके। या बहुत सी दफा ऐसा भी होता है कि एक बहुत बड़ा कोई अच्छा रिसर्चर है, वो पीएचडी डॉक्टर है, उसके जहन में वो बात क्लिक ना कर रही हो जो कोई एक पॉइंट किसी, मैं कहूँ कि एक मैट्रिक पास के माइंड में क्लिक कर जाए। ऐसा बहुत हमें मिलती है इसकी स्टोरीज। सो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि कहीं से भी हमें कोई भी अच्छी इस पे रिस्पॉन्स मिल सकता है। सो कंट्रीब्यूशन जब दूसरे लोग करते हैं तो हमें इससे बहुत फायदा होता है। और ये जो सिस्टम है हमारे पास पूरा कंट्रीब्यूशंस का, इसमें इसमें जो है हर स्केल के बिजनेस को फायदा होता है। वो स्टार्टअप भी हो सकता है, वो मीडियम स्केल का बिजनेस भी हो सकता है, वो कोई लार्ज एंटरप्राइज भी हो सकती है। और ऑब्वियसली जब हम इतनी बड़ी मार्केट को कैप्चर कर रहे होते हैं तो हमारे चांसेस ऑफ सक्सेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। ये जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इट्स नॉट ऑलवेज फ्री, वो ये बात समझ रहे होते हैं। तो वो ये समझते हैं कि ओपन सोर्स इज इक्वल्स टू फ्री। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी था। तो एक बार सेशन हो रहा था हमारा, तो उसमें एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट आए, मैंने उनसे ये क्वेश्चन रेज किया कि सर क्लोज सोर्स बिजनेस, क्लोज सोर्स प्रोजेक्ट ज्यादा बिजनेस करते हैं या ओपन सोर्स बिजनेसेस? तो उन्होंने कहा कि क्लोज सोर्स तो बिजनेस करते ही नहीं है, सॉरी ओपन सोर्स तो बिजनेस करते ही नहीं, क्लोज सोर्स करते हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि सर अगर ओपन सोर्स नहीं करते बिजनेस तो मैं ओपन सोर्स में क्यों इन्वेस्ट करूं? और ये हो सकता है कि आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन हो कि अगर मुझे कोई अर्निंग ही नहीं मिल रही तो मैं पागल हूं कि कोड करूं और उसको जाके पब्लिक करता रहूं, मुझे क्या फायदा हो रहा है इसमें? तो उन्होंने इसका ये, जब इस क्वेश्चन के आंसर में मुझसे उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि अगर मुझे गूगल से जॉब ऑफर हो तो मुझे कैसा लगेगा? मैंने बोला सर ये तो बेस्ट है। तो उन्होंने फिर ये पॉइंट इसका डिस्कस किया कि दो, ओपन सोर्स डायरेक्टली तो हमें रिटर्न नहीं कर रहा, पे बैक नहीं कर रहा, मगर जब हम अपना काम पूरी दुनिया को एक्सपोज कर रहे हैं तो ये बेनिफिट हमें मिल सकता है कि हमें बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से या बहुत अच्छी जॉब्स ऑफर हो सकें। मैं पर्सनली ऐसे लोग स्टूडेंट को जानता हूँ जिसका गिटहब प्रोफाइल बहुत अच्छा मेंटेन था, वेल मेंटेन, और उसको उस प्रोफाइल वेल मेंटेन की वजह से उसका काम देखने के बाद उसको एक फ्रीलांस का प्रोजेक्ट मिल गया। ये लाइव एग्जाम्पल है। सिमिलरली जो लोग गूगल समर ऑफ कोड पर काम करते हैं, काम तो वो भी ओपन सोर्स पर कर रहे होते हैं, बट जो उनका पाकिस्तानी मैंने कन्वर्ट किया कि उनको मंथली क्या मिल रहा होता है, तो वो अराउंड आई थिंक 4 to 5 लाख रुपीज मंथली मिल रहे होते हैं। तो काम तो वो भी ओपन सोर्स पर कर रहे हैं, बट ओपन सोर्स उनको पे भी कर रहा है। सो ओपन सोर्स इज नॉट इक्वल टू फ्री। ओपन सोर्स फ्री नहीं होता, बहुत सारे केसेस में होता भी है और बहुत सारे केसेस में नहीं भी होता। सो ये डिपेंड करता है आपके लाइसेंसिंग पर, आपके एग्रीमेंट पर। सही है। अच्छा, मैंने एक पॉइंट दिया था कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर पीपल। इसकी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ अपनी एक रिपोजिटरी पे। लाइक मैं अपना गिटहब ओपन करता हूँ। मैंने एक रिपोजिटरी बनाई थी और उसमें मैंने बड़ा बेसिक सा मतलब फंक्शनैलिटी अपनी डिमॉन्स्ट्रेट कर दी थी। लेकिन अब मैंने तो कर दी थी, उसको बहुत लोगों ने लाइक भी किया, और उस पर फिर उन्होंने जो है पुल रिक्वेस्ट दी। मैं दिखाता हूँ। उस पुल रिक्वेस्ट से क्या हुआ, बेसिकली पुल रिक्वेस्ट का मतलब ये, जिसको नहीं पता, कि उन्होंने उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन किया। उस कॉन्ट्रीब्यूशन से ये हुआ कि मेरी रिपोजिटरी की जो है वो वर्थ बढ़ गई। जो चीज़ें मैं सही नहीं कर पाया था, जो इंटरफेस पे मुझसे गलतियां रह गई थी, वो उन्होंने सही कर दी। इस तरह होता है। जैसे मैंने एक रिपोजिटरी डाल दी तो सामने वाले एक बंदे ने, इस स्टूडेंट ने, जैसे मैं इसको जूम कर देता हूँ, इसने देखा कि भाई कुछ मेरे यूआई में मिस्टेक्स रह गई हैं,
तो इसने सजेस्ट किया कि मेड सम चेंजेस टू यूआई, उसने अपने चेंजेस मुझे सजेस्ट किए और यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई है कि उसने अपनी रिपॉजिटरी से मेरी रिपॉजिटरी में वो डाले, मैंने उनको रिव्यू किया और मुझे अच्छे लगे, तो मैंने उनको उसको मर्ज कर दिया और अपना मैंने उस पर रिस्पॉन्स दे दिया कि एक्सीलेंट वर्क। ऑब्वियसली मर्ज उसने जो चेंजेस कहे वो मुझे अडॉप्ट करने या नहीं करने, ये टोटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि मैं ओनर हूँ। इसी तरह आप भी कोई काम करते हैं तो वो टोटली आपके ऊपर या जो वो रिपॉजिटरी क्रिएट कर रहा है या जिसके पास भी उसका राइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मगर कहने की बात ये, जहाँ पे मुझसे मिस्टेक्स रह गई या जो एरिया मैं कवर नहीं कर सका वो किसी और ने कर दिया, तो इससे क्या हुआ, ओवरऑल प्रोजेक्ट की वर्थ बढ़ गई। जो मैं एक बार डिस्कस कर रहा था ना कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर पीपल, सेम आप देखते होंगे कि बहुत सारी जगहों पे इश्यूज ओपन होते हैं गिटहब पे। इश्यूज के आंसर हमेशा वो थोड़ी दे रहे होते हैं जो ओनर्स होते हैं, बहुत सारी दफा तो वो लोग भी आंसर दे रहे होते हैं जो ओनर्स तो नहीं होते मगर वो उसके यूजर्स हैं, उनको उसका पता है तो वो उसके आंसर्स दे रहे होते हैं। सो इस तरह प्रोजेक्ट ग्रेजुअली ग्रो करता जाता है और वो एक मार्केट प्लेस को कैप्चर कर लेता है। अच्छा, अब ये थर्ड डायमेंशन है कि हाउ टू ओपन सोर्स। हमें ये भी पता चल गया कि ओपन सोर्स क्या चीज है, हमें ओपन सोर्स पे करना क्यों है काम। अब हम ओपन सोर्स पे करें कैसे, तो इसका सबसे आसान सा तरीका है पब्लिश योर कोड। पब्लिश का मतलब ये नहीं है कि हम कोड लिखें और IEEE के पास लेके जाएं कि जी आप हमारा कोड पब्लिश करें, या हम निस्ट के पास लेके जाएं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। पब्लिश योर कोड का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको खोल के रख दें, सबके लिए जो है वो ओपन कर दें, पूरी दुनिया उसको देख सके। किस तरह, इसका बेस्ट सोल्यूशन तो है गिटहब। अगर गिटहब पे नहीं भी होता फॉर इंस्टेंस, तो भाई आप जो कोड लिख रहे हैं उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके दोस्त जो कोड लिख रहे हैं आप उसको देखें। मिसाल के तौर पे आपके टीचर ने कहा कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाना है, तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने की बहुत सारी लॉजिक्स हो सकती हैं और ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, बड़ी एप्लीकेशन में तो मल्टीपल लॉजिक्स होती हैं। तो आप अपना कोड किसी और को दिखाएं, अपने मेट को दिखाएं, अपने दोस्तों को दिखाएं, या इंटरनेट पर उसके मल्टीपल सोल्यूशन सर्च करें। तो ये एक ओपन सोर्स है कि आप अपना कोड जो है वो दूसरों को ओपन कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है कंट्रीब्यूट टू अदर्स। कंट्रीब्यूट टू अदर्स का ये मतलब है कि किसी और ने जो है अपना काम पब्लिश किया हुआ है, आप उसमें जाके मिस्टेक्स देखते हैं, आपको कोई गलती नजर आती है तो आप उसको सही करते हैं। आपको मैं दिखाऊं तो मेरा जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन था वो क्या था, एक चीज है एक्सप्रेस। ये नोड.जेएस का फ्रेमवर्क है और ये यूज होता है वेब डेवलपमेंट में। मैं इसमें दिखाता हूँ जो मेरा फर्स्ट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन था वो क्या था। ये एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन ओपन करी है बेसिकली मैंने, तो इसमें ये टॉपिक है मिडिलवेयर्स का। तो इधर क्या था, ये कोड स्निपेट्स दिए हैं उन्होंने, तो इन कोड स्निपेट्स में ना कुछ जगहों पर, यानी आई गेस इस जगह पर ये लाइन नहीं लिखी हुई थी कि वार एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर और एक्सप्रेस का मॉड्यूल उन्होंने इंपोर्ट कर लिया। सिमिलरली इधर भी नहीं थी, मुझे पोजीशन पे एग्जैक्टली नहीं याद कि क्या थी, लेकिन 2-3 कोड स्निपेट्स में मिसिंग थी। लेकिन अब आप देखें तो आपको ये नजर आ रही है। इससे फायदा क्या हुआ, अच्छा इससे नुकसान क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल के ना होने से नुकसान ये था, कोई भी एक नया स्टूडेंट आता है जो एक्सप्रेस सीख रहा है वो तो ये देखेगा यार एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन है, ये तो बिल्कुल मिस्टेक फ्री होगी, इसमें गलती का कोई 0% चांस है। वो क्या करेगा, वो ये कोड कॉपी पेस्ट करके अपने पास चलाएगा और उसके पास कोड चलेगा ही नहीं, उसके पास एरर आएगा कि एक्सप्रेस वेरिएबल नॉट डिफाइंड, क्योंकि एक्सप्रेस तो हमने डिफाइन किया ही नहीं है ना। तो उसके बाद ये एरर आएगा, वो कंफ्यूजन में चला जाएगा। तो ये जो एक लाइन का कोड है, इस एक लाइन से फायदा ये हो रहा है कि कोई भी बंदा इस कोड स्निपेट को कॉपी पेस्ट करके चलाता है तो उसके पास वो चल जाएगा। और इससे होगा क्या, एक्सप्रेस को क्या फायदा हो रहा है, एक्सप्रेस को ये फायदा हो रहा है कि लोग जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका कोड सही से रन कर लेते हैं। अब कोई एक नया स्टूडेंट आता है, वो पहले ही उसका जो है वो दिमाग खराब हुआ है, वो बोल रहा है यार प्रोग्रामिंग क्या चीज है ये वो, ऑब्वियसली बिगनर्स में होता ही है। और जी वो आके बड़े ही मुश्किल से अपने आप को मोटिवेट करता है, आके ये कोड करता है पेस्ट अपने पास एडिटर में रन करता है, उसके पास चलता नहीं है, वो तो और पागल होगा, वो बोलेगा यार ये किस फील्ड में आ गया, मैं फील्ड स्विच कर लेते हैं, प्रोग्रामिंग को छोड़ देता हूँ, ये सारी चीजें। और ऑब्वियसली उसका दिल एक्सप्रेस से भी बुरा होगा, यार ये एक्सप्रेस अच्छी चीज नहीं है। तो इससे एक्सप्रेस को क्या फायदा हुआ कि यू लोगों का जो उनसे एक कंसर्न है
वो एक क्लियर हो गया। लोग उनसे एक अच्छी एक्सपेक्टेशन करेंगे अब, क्योंकि उनका कोड फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट हो रहा है। इससे एक्सप्रेस को ये फायदा हुआ। मुझे क्या फायदा हुआ? मुझे ये फायदा हुआ कि एक्सप्रेस जेएस की डॉक्यूमेंटेशन के कंट्रीब्यूटर्स में मेरा भी नाम आ गया। अब कोई इंडिविजुअल पूछता है कहाँ आया मेरा नेम, तो ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने ओपन किया गिटहब पे। इसमें आ रहे हैं 9 कंट्रीब्यूटर्स, यानी ये जो पेज है ये एक्सप्रेस के मिडिल वेयर का, इसको 9 पीपल ने कंट्रीब्यूट किया है, और इसमें देख सकते हैं कि ये मेरा नाम भी आ रहा है। यानी म्यूचुअल बेनिफिट है ये। एक्सप्रेस को भी फायदा हुआ, मुझे भी फायदा हुआ, और जो वो एक नेटिव या नाइव यूजर आया था उसको यूज करने, उसको भी फायदा हुआ। तो ओपन सोर्स से ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि सबको फायदा होता है। और यही वो चीजें जो मैं पहले बता चुका हूँ कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के ग्रो करने की एक बहुत बड़ी वजह ये है। एक चीज और, नथिंग इज स्मॉल, एवरीथिंग हैज एन इम्पैक्ट। अक्सर लोगों को ये होता है यार डॉक्यूमेंटेशन ही तो है, चेंज कर देंगे क्या फर्क पड़ेगा। अब जैसे यही बात है कि मेरे वाले केस में मैं बोलूँ मैं एक लाइन का कोड ही तो ऐड कर रहा हूँ, एक लाइन से क्या फर्क पड़ता है। जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उनको ये भी पता है कि एक लाइन तो है, एक वेरिएबल से बहुत फर्क पड़ता है हमारी चीज में। तो हर चीज का इम्पैक्ट है, इवन डॉक्यूमेंटेशन है उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और जहाँ बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे होते हैं वहाँ एक आपकी स्पेलिंग मिस्टेक को, एक ग्रामेटिकल एरर को सही करने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। एक दफा मैंने पुल रिक्वेस्ट की थी क्वासार में, क्वासार फ्रेमवर्क में मैं कुछ चेंजेस सजेस्ट कर रहा था, मगर वो रिजेक्ट हो गए थे, नहीं एक्सेप्ट हुए थे। उसमें मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा मिस्टेक ये की थी मैंने, कि मैंने इस ग्रामेटिकल एरर कर दिया था। ऑब्वियसली वो वजह तो नहीं थी रिजेक्ट होने की, लेकिन मुझे लगता है कि उसका भी एक बहुत बड़ा उसमें पार्ट था कि वो मेरी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं। बहरहाल बताने का मकसद ये कि कोई भी चीज़ स्मॉल नहीं है। आप कोई एक फुल स्टॉप भी ऐड कर रहे हैं ना कहीं पे, वो एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है, और उस वैल्यू क्रिएट करने के नतीजे में आपको भी फायदा हो रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी हो रहा है, जो थर्ड पर्सन है उसको भी फायदा हो रहा है। अच्छा, हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि व्हेन टू ओपन सोर्स, हम कब ओपन सोर्स करना शुरू करें। मेजॉरिटी स्टूडेंट जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी लाइफ में आके प्रोग्रामिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं और इस फील्ड से बेसिकली फेमिलियर होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये कि हम कब करें। हम फर्स्ट ईयर में करें, फर्स्ट सेमेस्टर में करें, थर्ड ईयर में करें, फोर्थ ईयर में करें, ग्रेजुएट होने के बाद करें, कब करें। तो इसका बेस्ट आंसर ये है कि जब अपॉर्चुनिटी मिले कर दें। मेरे तो टीचर कहते थे कि फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ते थे, वो तो ये कह रहे थे कि आप एक कैलकुलेटर भी बना लें, कोई चीज़ नहीं है कैलकुलेटर बनाना, तो प्रोग्रामिंग में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप उसको भी ओपन सोर्स कर दें, आप उसको भी गिटहब पर डालें। सो जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप कोई नया काम करते हैं, कोई नई फाइंडिंग्स करते हैं स्पेशली, तो उसको फौरन ओपन सोर्स कर दें। और अगर आपको मिसाल के तौर पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मिसाल के तौर पे आप जो है डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ रहे हैं, कोर्स रिव्यू कर रहे हैं अच्छी अच्छी वेबसाइट्स का, मगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना अपना कोई चीज़, अपना कोड बना के, अपना प्रोग्राम बना के उसको ओपन सोर्स कर दें। और यही जो बात मैंने थर्ड पॉइंट में, यही फर्स्ट में भी डिस्कस की कि आप जो है अपने बिल्कुल प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करें, अपना काम जो है वो ओपन करना शुरू कर दें। अच्छा, जो सेकंड पॉइंट है इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी मैंने एक एग्जांपल दी थी कि जी मैंने एक्सप्रेस में किया कंट्रीब्यूशन। अगर फॉर इंस्टेंस मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो मेरे पास और क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, आप अपनी अपॉर्चुनिटी खुद बना सकते हैं। किस तरह? जैसे पाइथन में हम यूज़ करते हैं पिप इंस्टॉल, और आगे अपने मॉड्यूल का नेम देते हैं तो वो इंस्टॉल हो जाता है। सिमिलरली नोड में हम बेसिकली npm को यूज़ कर रहे होते हैं, इस तरह से। तो उन पे हम अपने मॉड्यूल्स को पब्लिश कर सकते हैं। तो ये क्या है, हम अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं कर रहे। पिप हमें या एनपीएम पे मैं पब्लिश करने जाता हूँ, मुझे ये नहीं बोलेगा कि जी अभी हमारे पास स्पेस नहीं है, आप बाद में, ये अभी आप पब्लिश नहीं कर सकते। मैं कोई भी कोड स्निपेट बनाता हूँ, उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करता हूँ, उसकी एग्जाम्पल्स देता हूँ, तो मुझे कभी वो मना नहीं करेंगे कि मैं ओपन सोर्स को ना कर सकूँ। तो अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं। सही। अब ये है क्वेश्चन वेयर टू ओपन सोर्स। ये लास्ट डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन जो है हमारा, वेयर टू ओपन सोर्स। वेयर टू ओपन सोर्स में जो है सबसे बेहतरीन जगह आपके पास गिटहब है। कहीं मत जाएं स्टार्टिंग में, स्टार्ट ही गिटहब से लें।
और ये फिगर भी नहीं करें कि गिटहब यूज करना नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो खुद आ जाएगा वक्त के साथ साथ, और इतनी सारी हेल्प्स मौजूद हैं, गिटहब पे करेगा। और इसके अलावा फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरफ भी जाएं, लाइक एनपीएम है, पिप है। एनपीएम पे जो है मैंने जैसे बताया कि जावास्क्रिप्ट के मॉड्यूल्स को हम पब्लिश करते हैं, पिप पर बेसिकली हम जो है वो पाइथन के मॉड्यूल्स को करते हैं। कैगल है, अच्छा कैगल पे जो है हम बेसिकली अपने डेटा सेट्स को ओपन कर रहे होते हैं। जो बात मैंने इनिशियली मेंशन की थी ना कि जरूरी नहीं कि आप सिर्फ कोड को ही ओपन करें, तो आप जो है बेसिकली अपने पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉड्यूल्स को ट्रेन करने के लिए डेटा सेट्स यूज होते हैं, उसको भी ओपन सोर्स कर सकते हैं। तो उसके लिए कैगल बहुत अच्छी जगह है। गिट लैब है, स्टैक ओवरफ्लो। अच्छा, स्टैक ओवरफ्लो भी पर भी आपके ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं। स्टैक ओवरफ्लो क्या है, ये तो हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मिसाल के तौर पे स्टैक ओवरफ्लो में क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर्स किए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, किसी ने क्वेश्चन किया और उसको आंसर मिल गया। जिसने क्वेश्चन किया उसको तो वो बेनिफिट हो गया कि उसको उसके क्वेश्चन का, उसकी क्यूरी का आंसर मिल गया। क्वेश्चन करने वाले को क्या मिला, क्वेश्चन करने वाले का यहाँ स्टैक ओवरफ्लो में ये है कि उसको पॉइंट्स मिलते हैं, और वो पॉइंट्स जो है वो बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं आपका स्किल सेट क्या है। वो पॉइंट्स जो हैं हम अपने पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे ऐड कर सकते हैं। और बहुत से बिगिनर्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि मतलब वो ये सोचते हैं हम कोई क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उस पर टिक कैसे लगेगा, ग्रीन टिक जो होता है। ऑब्वियसली हम जो चीजें सर्च करते हैं हमें स्टैक ओवरफ्लो पे आंसर्स मिल जाते हैं और हम मोस्टली देखते हैं कि उन पर टिक हुआ हुआ होता है। तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में भी आता है कि हम करें, हमारा वो क्या स्किल सेट होगा या हम वो कौन सी पोजीशन पर रीच करेंगे कि हमारे आंसर पे भी ग्रीन टिक होगा। तो वो पोजीशन रीच करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप आंसर कर दें चीज का प्रॉपरली, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका आंसर जो है वो टिक हो जाएगा। वो कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसमें। इसमें जो है पॉइंट्स एलोकेट होते हैं डिफरेंट मेथड से। लाइक अभी इसमें मेरे 164 पॉइंट्स हैं, आजकल मैं इसमें एक्टिव नहीं हूँ इतना, तो शुरू में ज़्यादा थे फिर रुक गए। अब मिसाल के तौर पे क्या हुआ कि ये एक क्वेश्चन था, पॉइंट ऑफ सेल से रिलेटेड किसी ने किया था, तो इस पे मैंने आंसर किया। इस पे देखें ग्रीन टिक हो गया मेरा। ग्रीन टिक का क्या मतलब है कि जो क्वेश्चन किया था जिसने, उसको मेरा आंसर समझ आ गया और उसने मेरे आंसर से एग्री किया, तो उसने मेरे आंसर को मार्क एक्सेप्टेड किया, मेरा आंसर ग्रीन टिक हो गया। अब कोई भी ये क्वेश्चन आके इंटरनेट पर विजिट करता है ना, सॉरी स्टैक ओवरफ्लो पर विजिट करता है, तो उसको ग्रीन टिक नजर आएगा। लेकिन यहाँ देखें पॉइंट्स में -1 है। ये -1 क्या दिखाता है, ये नहीं दिखा रहा कि मैंने आंसर गलत किया। ये -1 ये दिखा रहा है कि जिसने भी मेरा डाउनवोट किया है उसने मेरे आंसर से एग्री नहीं किया। और ऑब्वियसली ऐसा होता है, एक चीज से कोई एग्री करेगा कोई नहीं करेगा। सो ये है इसमें। और और दूसरी चीज मैं दिखाता हूँ कि आपके फिर आंसर से लोग एग्री भी करते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं ये ओपन करूँ और इसमें बाउंड्रीज भी होती हैं। लाइक किसी को बहुत अर्जेंट आंसर चाहिए, वो कहता है भाई मुझे आंसर 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाए, मैं जो है वो 500 पॉइंट्स बाउंटी दे दूंगा एक तरह से। तो इसमें बाउंटीज भी होती हैं। ये मैंने ओपन किया जो मेरा फर्स्ट स्टैक ओवरफ्लो पे आंसर करेक्ट हुआ था। तो इसमें क्या है, इन्होंने अपना सिनेरियो दिया, एसक्यूएल से रिलेटेड था, मैं उन दिनों एसक्यूएल पे काम भी कर रहा था, हैंड्स ऑन भी था। तो जी मैंने देखा, मुझे सिनेरियो समझ आ गया, मैंने आंसर सजेस्ट कर दिया। और ऑब्वियसली सजेस्ट करते हुए मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये एक्सेप्ट होगा। आंसर एक्सेप्ट भी हो गया, उस पर 2 अपवोट्स भी आ गए। तो इस तरह मतलब ये एक तरह से ट्राई करने वाली बात है। स्टैक ओवरफ्लो पे ये सोचने की जरूरत नहीं है कंट्रीब्यूट करते हुए कि यार ये ग्रीन टिक होगा कि नहीं होगा। अगर ग्रीन टिक नहीं भी होता और आपका आंसर अपवोर्ड हो जाता है ना, तो उस पर भी आपको पॉइंट्स मिलने हैं। सही। एक और चीज ओपन सोर्स से रिलेटेड मैं ये डिस्कस करता चलूं कि इसमें हमें हमेशा बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है कि यार मैंने तो जो है वो रिएक्ट पे करना है ओपन सोर्स, या मैंने जो है वो पाइथन में कोई बग फाइंड करना है, या जो है मैंने जो गूगल की गो लैंग्वेज आ रही है उसमें मैंने जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। बड़ा सोचना अच्छी चीज है, लेकिन उस पे जाके स्टक नहीं रहना। हमें हमें क्या करना है, हमें ये कोशिश करनी है कि हम जहां भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कर लें, चाहे वो अपने किसी दोस्त की रिपोजिटरी ही क्यों ना हो। और मैं जो जूनियर्स हैं उनको ये मशवरा दूंगा
कि हम लोगों को इश्यूज आते हैं, हम डिस्कस करते हैं ज़्यादातर व्हाट्सएप पर, या अगर कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली हमारी कन्वर्सेशन प्राइवेट चैनल में ही हो रही होती है। कहने का मकसद ये है, मैं उनको ये सजेशन दूंगा कि वो कन्वर्सेशन करें स्टैक ओवरफ्लो पे। किसी को क्वेश्चन आया, फॉर इंस्टेंस मेरे क्लासमेट को क्वेश्चन आया, तो वो बजाय इसके कि व्हाट्सएप पे मुझसे डिस्कस करे, वो पोस्ट करे उसको स्टैक ओवरफ्लो पर, वो पोस्ट करके लिंक मुझे भेज दे। अब मुझे आंसर आता है, मैं भी फिर ऑब्वियसली व्हाट्सएप पर आंसर नहीं करूंगा, मैं स्टैक ओवरफ्लो पर आंसर करूँ। फिर मेरा आंसर अगर सही है, उसके लिए उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो वो मेरे आंसर को अपलोड करे। इस तरह होगा क्या, हम एक दूसरे की हेल्प तो बहुत करते हैं, इस तरह हेल्प भी हो जाएगी, और प्लस उस हेल्प का एक बहुत अच्छा सा रिकॉर्ड भी मेंटेन रहेगा, जो कोई भी आगे रिक्रूटर देख सकता है, जो पूरी दुनिया के सामने एक ओपन चीज़ है, और वो उसको एनालाइज कर सकते हैं, और वो ये जान सकते हैं कि हाँ वाकई जो एक स्टूडेंट या जो भी एक प्रोफेशनल काम कर रहा है, वो वाकई उस कैपेबल है करने के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं अपनी बात को बस इसके बाद एंड करने वाला हूँ, गिटहब में या कोई भी ओपन सोर्स हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हम उस काम को ओपन सोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखें, ओपन सोर्स का मतलब ये है कि हमने अपना काम जो है वो पूरी दुनिया के सामने ओपन कर दिया। सही है। अब ऑब्वियसली हमारे काम में मसले होंगे, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट। वो इश्यूज कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो सीरियस इश्यूज ना हो, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं बेसिकली काम भी साइबर सिक्योरिटी में ही कर रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ पर बहुत एम्फेसाइज करता हूँ कि वो कोई आपकी सीरियस सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज भी हो सकती हैं। वल्नरेबिलिटी का मतलब ये है कि वो कोई ऐसा इशू भी हो सकता है जिससे आपका प्रोग्राम हैक हो सकता है। आसान अल्फाज में ये समझना है। अब फॉर इंस्टेंस, मैंने कोई फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई किसी क्लाइंट के लिए, मैंने उनको तो दे दी, डिप्लॉय भी कर दी, वो बिल्कुल सही चल रही है, और मैं उसको कर देता हूँ ओपन सोर्स। इशू क्या होगा, मैंने अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट का पूरा कोड ओपन सोर्स कर दिया, यानी अब अगर कोई मेरी वेबसाइट में सिक्योरिटी फ्लॉ या कोई ऐसा बग है जो उस वेबसाइट को खराब कर सकता है, तो होगा क्या, वो पूरी दुनिया के सामने ओपन है। हैकर्स जो होते हैं इस चीज़ की रहते हैं कोशिश में कि उनको कहीं से भी ये पॉइंट मिल जाए। वो क्या करेंगे, सीधा सीधा वो वल्नरेबिलिटी लेंगे, वो जो वेबसाइट डिप्लॉय हुई है और उस पर एक बिजनेस रन हो रहा है, वो उसको एक्सप्लॉइट कर लेंगे, उसको मिसयूज करके वो हैक कर लेंगे वो वेबसाइट। सही है। इससे क्या होगा, जिसकी वेबसाइट थी उसको बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हो सकता है। सही है। तो जो आपका अपना काम हो या जिसके आप ओनर हो ना, तो उसको तो जाहिर है विदाउट परमिशन आप ओपन सोर्स कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम है जो प्रोप्राइटरी है, जो किसी और की मिल्कियत में है, या जो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया है, तो उसको बिल्कुल भी ओपन सोर्स नहीं कर सकते। या अगर करना है तो आप उनसे परमिशन लें और उनसे एक रिटन एग्रीमेंट लें। रिटन एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है वो कॉपी पर ही रिटन हो, वो कोई एक रिटन ईमेल भी हो सकती है जिस पर वो ये एग्री करते हैं कि सही है, आप कोड जो है आप ओपन कर सकते हैं। अगर वो नहीं देते तो आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। इवन बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से पहले जो है वो एनडीए साइन होता है। एनडीए स्टैंड फॉर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। उसमें बाकायदा कोई भी डेवलपर हो या कोई भी काम करने वाला हो, वो ये एग्रीमेंट साइन करते हैं कि सही है मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन मैं इस चीज़ को लीक नहीं करूँगा। सो ओपन सोर्स करते हुए ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि हम जो चीज़ ओपन सोर्स कर रहे हैं उसका हमें राइट है कि नहीं है, क्योंकि अगर राइट नहीं है और कर दी ना आपने, तो ये एक डिजिटल क्राइम है, और इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं। पाकिस्तान में भी एफआईए इस पर है मौजूद, और इंटरनेशनली तो इसमें बहुत स्ट्रिक्ट लॉज मौजूद हैं। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि गिटहब को यूज़ करना छोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई ऐसा काम मिलता है जो फ्रीलांस का प्रोजेक्ट है या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप गिटहब को यूज़ ना करें। आप गिटहब को यूज़ करें, आप प्राइवेट रिपोजिटरी बना लें। अब तो गिटहब अलाउ करता है कि आप प्राइवेट रिपोजिटरी में बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स को ऐड कर सकते हैं फ्री में। पहले पेड थे, अब फ्री कर दिए गिटहब ने। तो फ़ायदा क्या होगा, आपको एक तो गिटहब भी यूज़ करना आता रहेगा, और गिटहब एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस भी है, तकरीबन हर जॉब में डिमांडेड होती है गिट और गिटहब, वो यूज़ करना आता रहेगा। और इसके अलावा ये जो एक कंप्लाइंस है कि आपने कोड ओपन नहीं कर देना, आप इसको भी, इन रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करते रहेंगे। सही है। तो मेरा सेशन तो यहाँ पे एंड हो गया। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ उसको पूछिए।
Thank you so much, Akib bhai. We have a question. Can we modify Python libraries? अच्छा, पाइथन लाइब्रेरी बिल्कुल। जो भी लाइब्रेरीज आपकी पाइथन की हों, सी की हों, जावास्क्रिप्ट की हों, जो भी ओपन सोर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और मॉडिफिकेशन के डिफरेंट लेवल्स भी मौजूद हैं आपके पास। यानी एक मॉडिफिकेशन आप उस लेवल का चाह रहे हैं कि उसको मॉडिफाई करके सिर्फ आप यूज़ कर लें, तो वो तो आप बिल्कुल फ्रीली मॉडिफाई करके उस पर टेस्टिंग करके उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि वो मॉडिफिकेशन ऐसा हो जो वर्ल्ड वाइड हो, यानी उसको और यूजर्स भी यूज करें, तो उसके लिए फिर ये प्रोसेस होता है कि आप जो है अपनी मॉडिफिकेशन सजेस्ट करते हैं वेंडर को। यानी आपके केस में पाइथन है, आपने पाइथन की लाइब्रेरीज में मॉडिफिकेशंस ली, उनको सजेस्ट करेंगे आप पाइथन की जो अथॉरिटी है उनको। अब वो अथॉरिटी आपकी मॉडिफिकेशंस को जज करेगी और फिर वो ये डिसाइड करेगी कि आपका काम इस कैपेबल है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए। क्योंकि ऑब्वियसली इसमें जो है वो दुश्मन भी होते हैं एक दूसरे के। अगर ये प्रोसेस ना हो ऑडिट का एक तरह से, तो फिर वो ऐसे सजेशंस भी दे देंगे जो आपके काम को उल्टा खराब कर दें। तो यस, आप बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं। जब आप कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं, जैसे अगर मैं जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल दूं, तो जब कोई npm से मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं, तो वो एक अपनी डायरेक्टरी बना लेते हैं और उसमें उसका सारा सोर्स कोड मौजूद होता है। सिमिलरली पाइथन की लाइब्रेरीज में भी सोर्स कोड मौजूद होता है। तो आप उस सोर्स कोड को बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं और उसमें आप अपने इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? No, I don't think we have another I guess question. we don't have any other question. Thank you so much, Akib bhai, for joining this session and elaborating open source. Thank you so much for everyone. Okay, so Thank you so much, everyone, for joining. So let's end this session now. Thank you, Akib bhai. Allah you Hafiz. are Take care. welcome. Okay, Allah.